Hello everyone. Today we are going to discuss about the class 9th new SST जो कि अभी जस्ट आपका कल या परसों में लॉन्च हुई है। तो उसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर जो कि था आपका ज्योग्राफी का है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके जनरली शेप ऑफ अर्थ और साइज ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में दिया गया, लैंड फॉर्म्स के बारे में है और उसमें मिएंडर्स क्या है, ऑक्सबो लैक्स क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आते हैं तो आपका ये जनरली आप देख सकते हैं, इसमें आपकी एनसीईआरटी की नई बुक्स आई हैं। पार्ट फर्स्ट है क्लास 9 का, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक, आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं तुरंत, क्योंकि आपका एग्जाम भी जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला लगभग 15 या 20 से हो सकता है, उसको देखते हुए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं चलेंगे तो आपका एग्जाम लैग कर जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का ये आपकी स्कूल में भी कमेंट आपने बताइए कैसे कैसे मतलब लोग पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक अभी लोग पहले पढ़ेंगे उसको या प्रॉपर समझेंगे तब पढ़ाएंगे। जनरली कुछ चीजें क्या है कि कुछ मैच कर रही हैं, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा चीजें आगे का दिया हुआ है, तो उसको आप देखते हैं। ठीक है, पहला हम जल्दी बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका रेड पेन या ब्लैक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड पेन सी। इंट्रोडक्शन टू द अर्थ डायनेमिक सरफेस। अर्थ की डायनेमिक सरफेस क्या है, अर्थ का कैसा शेप है, कैसा साइज है, उसके बारे में देखेंगे। अगर हम पहले इंट्रोड्यूस आपको कर दूं कि अर्थ का जो हमारा जो शेप है वो जनरली जियोड शेप इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ कंसीडर किया जाता है। जियोड का मतलब ये समझो कि अर्थ का जो शेप है ना वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, मतलब स्फेरिकल में समझ रहे हो, पूरी तरह से गोला नहीं है। कुछ लोग ओवल बोलते हैं, कुछ लोग स्फेरिकल बोलते हैं, कुछ लोग सर्कल बोलते हैं, तो ये तीनों गलत है। सही आपका जियोड है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इस फिगर में देखिए बता रहा हूँ, यहाँ पे पीछे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ का ओरिजिनल से आप समझेंगे तो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ ऐसे बाउंड्री टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा कुछ हमारा अर्थ दिखता है, टेढ़ा है, कहीं दबा होगा, कहीं उठा होगा। तो उसको हम जहां दबा हुआ है उसको भर देते हैं, और जहां अंदर कहीं धंसा हुआ है उसके ऊपर से ले जाके एक छोटा सा इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं कि हाँ ये स्फेरिकल ही होगा। जैसे थोड़ा एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखो, फिर से थोड़ा गलत हो गया है, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक, अगर हम इसको सर्कल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सर्कल बनाने के हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे सर्कल बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना सर्कल। तो जो गड्ढा में है चीजें उसको हम ऊपर उठा लेंगे, और जो बाहर थोड़ा सा बाउंड्रीज बाहर है उसको हम अंदर ले लेंगे, तो हमारा जनरली सर्कल बन जाएगा। तो इसी को हम एक इमेजिनरी सरफेस बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। हम जियोड कहते हैं कि जो सरफेस इमेजिनरी ले रहे हैं, जो स्फेरिकल की तरह थोड़ा आ रहा है सर्कल की तरह, उसको क्या बोलेंगे, जियोड बोल देंगे। तो जियोड इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ बोला जाता है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें। ठीक, क्या है देखो, कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थ सरफेस चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है या अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज करता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है और इसका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब चेंजेस होते रहती हैं हमेशा। बाहरी चीज या इंटरनली बोलो या एक्सटर्नली, वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, तो ये कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से बोल सकते हो कि हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है या इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बोले तो फोर्सेस की वजह से एक कन्वेंशनल फोर्स बोला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये कांस्टेंट रहता है। कोर थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स इज द प्राइमरी साइंटिफिक आइडिया एक्सप्लेनिंग द ग्लोबल चेंजेस। ग्लोबल में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, अभी बात करते हैं लैंड फॉर्म्स क्या है, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो फिर तुम्हारा फ्लड आ रहा है, चाहे तुम्हारा कुछ भी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं जगह जगह, बहुत सारी हैवी मास में कैलामिटीज हो जा रही हैं, तो उन सबका कॉज क्या है? उन सबका कॉज यही है आपका क्या, हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं लिथोस्फीयर में, वो क्या होती है, धीमे धीमे उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस तुम्हारा कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। उसके बारे में आगे बताएंगे क्या है। मेजर इंपैक्ट, प्लेट मूवमेंट क्रिएट डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म एंड ट्रिगर मेजर नेचुरल फिनोमेना। लैंडफॉर्म क्रिएशन में हम प्लेट्स का मूवमेंट बहुत इंपैक्ट करता है। प्लेट्स का मूवमेंट समझ लो, जैसे मान लो ये एक बड़ा सा प्लेट है, ये बन जा रहा है, अंदर एक छोटा सा मान लो बड़ा सा एक हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होंगे,
प्लेट्स का मतलब बहुत बड़ी सी एरिया होगी, उसमें कुछ डिवाइड्स होंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा। तो इस डिवाइड्स को हम बोलेंगे क्या, बीच का पार्ट क्या बोलेंगे इसको, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। आगे आगे पता चलेगा कि क्या है, बाउंड्री बोलते हैं। और बड़े से प्लेट है, सिंगल सिंगल प्लेट को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। सिंगल सिंगल प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं। तो इन्हीं प्लेट्स के ऊपर नीचे कोई मतलब ये दोनों प्लेट आपस में टकरा जाए, या पीछे चल जाए, या धंस जाए बीच से, ऐसे डायरेक्ट अंदर घुस जाए, तो इस प्लेट की मूवमेंट की वजह से चाहे तुम्हारा अर्थक्वेक हो, वोल्केनिक इरेप्शंस हो, फ्लड आ रहा है, बहुत सारी चीजें, जितने भी कैलामिटीज आप जानते हो वो लगभग लगभग इसी से अकर हो जाती है। आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बारे में समझेंगे क्या है। डिफिनीशन, अ फंडामेंटल अर्थ साइंस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द W.J. मॉर्गन। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है आपकी, आपका जो मास्टर है क्लास का वो पूछेगा आपसे, पूछ सकता है, ये स्टार लगा दे रहा हूं कि बताओ एसएसटी पढ़ चुके हो तुम, फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा हो गया, यूनिट टेस्ट में पूछ लेगा, बताओ W.J. मॉर्गन कौन थे, कौन है ये W.J. मॉर्गन। तो W.J. मॉर्गन अगर पूछ लिया मास्टर तो आपको क्या बताना है कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंक्लूड किया कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। इट्स डिफाइंड द टोटल मूवमेंट्स एंड, वो मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा था, मतलब कैसे दो प्लेट्स अलग से ऐसे ऐसे मतलब दूर चली जा रही थी, दो प्लेट आपस की तरफ पास आ जा रहे थे, कैसे दोनों प्लेट ऐसे नीचे हो जा रहे थे, तो ऊपर वाली धरती ऊपर जाती थी और ये बीच में गड्ढा रहता था, कैसे ये सब चीजें हो रहा है, इन सब के बारे में किसने बताया, W.J. मॉर्गन। ये साइंटिस्ट है W.J. मॉर्गन, उन्होंने इन सब के बारे में बताया। तो अगर पूछा कि W.J. मॉर्गन कौन है, तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन या इंट्रोड्यूस किया कि हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मतलब जमीन के ऊपर अलग अलग फॉर्म्स, या जमीन के अलग अलग फॉर्म्स, लैंड फॉर्म मतलब जमीन के अलग अलग फॉर्म, तुमको लैंड अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। जैसे इसे हम जहाँ रहते हैं वो प्लेन है, और ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर वो तुम्हारा माउंटेन एरिया है, तो वहां पे लैंड माउंटेन मतलब ऊपर उठी हुई दिखेंगी। तो तुम ये इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इस साइड आओगे सब प्लेन एरिया है, यहाँ पे एकदम सतह जमीन ऊंची ऊपर नीचे नहीं है, एकदम प्लेन है। फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नीचे जाओ अरुणाचल नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र और नीचे ये सब जाओगे तो प्लेट्यू एरिया, हल्का सा प्लेन से हल्का सा ऊपर है, ठीक। हम लोग बीच में आते हैं प्लेन में, इसीलिए तुम देखोगे नदी का मूवमेंट भी, गंगा या यमुना जब भी आती है तो ऐसे नीचे की तरफ आती है, हमेशा ऊपर से पहाड़ पे से नीचे की तरफ आती है प्लेन में। प्लेटू पे क्यों नहीं आई, प्लेटू क्योंकि प्लेन से हल्का सा ऊंचा है, तो ऊपर ऐसे, और ये बीच में आ गया प्लेन, देखो ऐसे बीच में प्लेन, ऊपर हिमालय, मतलब समझ सकते हो ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, अब प्लेटू हल्का सा ऊपर है, तो ऐसे पानी का फ्लो हो जाता है, हाई से लो एरिया, अपर से लोअर लेवल, ठीक। तो W.J. मॉर्गन क्या थे, इन्होंने जनरली हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में बताया था, कैसे होती हैं, कब मूवमेंट होता है, क्या है तुम्हारा जितने भी डिफरेंट कैलामिटीज आ रही हैं उनका कॉज क्या है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। क्रस्ट स्ट्रक्चर, अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी जो आउटर क्रस्ट होती है तुमको देखने में लगता है कि ये तो पूरा एकदम प्लेन है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, तुम प्लेट्स कैसे बोल रहे हो, तो हल्का सा नीचे जाओगे, लिथोस्फीयर में जाओगे तो तुमको देखने को मिलेगा ये अलग अलग डाइवर्जेंस इसमें होते हैं, बीच में प्राइमरी बाउंड्री फॉर्मेशन होता है, वो बाउंड्री भी अलग अलग होती है, वो आगे पता चलेगा, अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, उसमें बीच बीच में डिवाइडर होता है। उन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट अगर मान लो पूरी तरह से कांस्टेंट होता तो कुछ दिक्कत नहीं होता, कहीं अगर ब्लास्ट भी कुछ होता तो कोई एक स्पेसिफिक प्लेस पे होता, हर जगह पूरा एरिया मूव नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बीच में डाइवर्जेंस है, बीच में गैप है, तो पूरा ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो पूरा दोनों साइड का प्लेट नहीं लगता है, तो इधर भी एरिया इफेक्ट होगा, इधर भी एरिया इफेक्ट होगा। मैकेनिज्म, दीज रिजिड प्लेट्स फ्लोट एंड ड्रिफ्ट स्लोली ओवर सेमी मोल्टेन ऑफ मेंटल बीनीथ देम। मेंटल की एक लेयर होती है, ये होता है कोर, ये होता है मेंटल, सबसे इनर मोस्ट कोर होती है, फिर होता है तुम्हारा मेंटल, और फिर तुम्हारा होता है क्रस्ट।
तो हल्का से ऊपर जो मेम्ब्रेन है मेंटल की, ये वाली, इसी में जनरली तुम्हारे कितने क्या होते हैं, इसमें सेमी मोल्टन एरिया है, सेमी मोल्टन एरिया है जहां पे तुम्हारा जनरली टेक्टोनिक प्लेट्स इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर हल्का से इसका पार्ट है ना, इसको और ये क्रस्ट को मिला कर लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसी में तुम्हारे जनरली टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट, जियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट की मूवमेंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमारे अर्थ पे आ रहे हैं, या हमें जो देखने को मिल रहे हैं वो उसका क्या क्या इफेक्ट आया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। पहला, फीचर्स फॉर्मेशन क्या है भैया, डायरेक्ट कॉज ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, वोल्केनोज, प्लेन्स एंड वैली। जैसे वैली, एक पहाड़ यहाँ पे है, एक पहाड़ यहाँ पे है, बीच में नदी जा रही है, तो ये वी वैली फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैली फॉर्मेशन भी एक आपका पार्ट है लैंडफॉर्म्स का ही। वो क्यों हुआ, हो गया होगा ऐसा कि मान लो ये दो माउंटेन्स की प्लेन रही होंगी, ये तुरंत से लड़ गए होंगे कि आपस में आके कन्वर्जेंट हो गया होगा, लड़के जैसे ही लड़ी होंगी बीच में ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, माउंटेन बन गया। बाद में कहीं से ऐसा कुछ हुआ होगा कि वेदरिंग हुई होगी, जो माउंटेन है बीच में फटा होगा, वाटर से वहां बीच से निकल गया होगा, तुरंत वैली बन गया। तो लैंडफॉर्म तुम्हारा माउंटेन से चेंज हो गया, पहले पहाड़ था अब वैली के फॉर्म में आ गया, फिर प्लेन में चला जाएगा, फिर प्लेटू में चला जाएगा, फिर डेल्टा फॉर्मेशन करेगा, मेंडर्स फॉर्म करेगा, ऑक्सबाउ फॉर्म करेगा, और सॉरी हाँ ऑक्सबाउ लाइक फॉर्मेशन कर देगा। तो अलग अलग उसके फॉर्म्स हो जाते हैं। ठीक, यही आपका क्या है, इसका जनरली इकोलॉजिकल इफेक्ट है तुम्हारा उसका। किसका इफेक्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट का। दूसरा, नेचुरल इवेंट्स ट्रिगर सेस्मिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। इसकी वजह से तुम्हारा बता रहा हूं, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, अर्थक्वेक भी हो रहा है। प्लेट्स मूव करेंगे तो पूरी नीचे का प्लेट हिलेगा, तो ऊपर जितने भी अराउंड सभी चीजें वो सब हिलेंगी। जैसे मान लो पेन है, मैं इसके ऊपर रख दूं, अगर मैं अपना हाथ ऐसे आगे पीछे कर रहा हूं तो जो प्लेट मूव कर रहा है, देखो मान लो ये नीचे का प्लेट में, मान लो कोई टेक्टोनिक प्लेट्स है, मैं अपना हाथ आगे पीछे कर रहा हूं तो पेन कैसे मूव करे, देखो पेन मूव कर रही है। तो जब नीचे का प्लेट हिलेगा तो ऊपर तो हिलने करेगा, तो उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक आ गया। कहीं कहीं ज्यादा हो जाएगा तो पीछे से फूट जाएगा, तो पेन ऐसे नीचे गिर जाएगी, उसे बोलेंगे वोल्केनिक इरप्शंस हो गए। यही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। लार्ज स्केल इवोल्यूशन क्या है, ड्राइव्स द लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन एंड शिफ्टिंग एंटायर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। लार्ज स्केल इवोल्यूशन, अगर ये लॉन्ग टर्म में है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में ये प्लेट का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये पूरा एक कॉन्टिनेंट या एक ओशियनिक प्लेट, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट बना लेता है। जैसे हमारे में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है, एशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। अलग अलग लंबे लंबे एरियाज में हम कंपेयर करें तो बड़ी बड़ी एरिया, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स बन जाते हैं, या बड़े बड़े प्लेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो वहां पे भी नीचे, वहां पे अगर हम उसके क्रॉस सेक्शन करके देखें तो वहां पे भी तो प्लेट्स होंगे ही। तो ये जनरली हम लार्ज स्केल पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग प्लेट बोल देते हैं। नॉर्मल बोलोगे तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे, वैसे भी उनको भी प्लेट्स ही बोलेंगे, लेकिन हम उसके नाम से बोलेंगे। अब कौन ऐसे बोलेगा, मान लो एशिया में बहुत सारी कंट्री हैं, तो अब पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोलोगे कि इंडियन प्लेट्स ऐसे ऐसे, हम पूरे बोल देंगे एशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इधर का इंडो, या ऐसे बोलोगे कि तुम यूरोप का पार्ट है तो यूरोपियन प्लेट है, अफ्रीका का पार्ट है तो अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिका का पार्ट है तो अमेरिकन प्लेट्स है, तो अलग अलग। ये लार्ज स्केल इवोल्यूशन का टर्म है। फोर्थ, अर्थ लैंडफॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे। अर्थ लैंडफॉर्म्स क्या है, डिफिनेशंस। अर्थ लैंडफॉर्म मतलब पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जो जमीन के अलग अलग फॉर्म है उसको। ठीक, नेचुरल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज द अर्थ लैंडफॉर्म्स। जितने भी नेचुरल फीचर्स हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, अर्थ लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म का मतलब जमीन के अलग अलग फॉर्म, और कुछ नहीं है ये, जमीन के अलग अलग फॉर्म। कहीं जमीन प्लेन दिख रही है, कहीं जमीन पेटी के फॉर्म में, कहीं जमीन माउंटेन के फॉर्म में, कहीं जमीन एकदम उसके फॉल्ट्स के फॉर्म में, कहीं जमीन रेजिड के रिजिड्स के फॉर्म्स में है। ठीक, तो अलग अलग से फॉर्म। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्रिएटेड बाय वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड क्रस्टल मूवमेंट। क्रस्ट के मूवमेंट से हो सकता है, और क्या है इसमें, इरोजन, इरोजन का मतलब वो सॉइल का मूवमेंट हो जाना, किसी मतलब कोई भी हो सकता है इरोजन, वाटर का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है, और सैंड का भी हो सकता है। किसी का हाइट मतलब कहीं से उसका एक प्लेस से मूवमेंट किसी और प्लेस पे हो जाए,
तो उसके बहुत इरोजन बोल सकते हैं। सिंपल से इसका ऐसे समझ सकते हो, जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो जो खेतों में ऐसे बीच में से मतलब डिवाइड किया जाता है कि हाँ ये हमारा है वो आपका है, उसमें जो बड़ी बड़ी जो बीच बीच में से मोटा मोटा से मिट्टी से बांधा जाता है अपने अपने खेत को, तो मिट्टियां कटने लगती हैं। अगर वहां पे ग्रास होगा, घासें होंगी, अगर घास होगी या ग्रास बोला जाता है उसको, अगर वो होगी तो वो सॉइल इरोजन को रोकती है, वाटर को रजिस्ट करके अपने ऊपर ऐसे सिल्ड कर लेगी, नीचे मिट्टी में नहीं कटने देगी। तो अगर ग्रास नहीं है तो मिट्टी आराम से कट जाती है, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन हो गया, मतलब मिट्टी यहाँ से बह के नीचे है, सॉइल कट गई, उसी सॉइल को इरोजन बोलते हैं। तुम्हारे ब्रेन का इरोजन जैसे होता है, तो हमेशा मोबाइल देखे जा रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, हमारे सेरेब्रम कमजोर हो रहा है, वो थिंकिंग कैपेबिलिटी कमजोर हो रही है, तो ये तुम्हारे एक तरीके से ब्रेन इरोजन हो रहा है। ठीक है, की एग्जांपल देखो, इंक्लूड्स माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट एंड कोस्टल फीचर्स। ये सब जितने भी हैं ये तुम्हारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म कोई अलग बहुत बड़ी चीज नहीं है। लैंडफॉर्म का सिंपल का मतलब होता है पृथ्वी के या जमीन के अलग 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 फॉर्म्स। कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं फॉल्ट बना हुआ है, कहीं रिजेस है, बहुत सारे इसका वेरिएशन देखने को मिलता है। तो लैंडफॉर्म्स अलग अलग लैंड्स के फॉर्म, जमीन के अलग अलग फॉर्म। और जैसे इसके और भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन अभी देखने नहीं है। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में, क्योंकि अभी आपका यूनिट टेस्ट भी आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग बस एनसीईआरटी फोकस करो फिलहाल। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, देखो क्या है, द थ्री मेन लेयर ऑफ अर्थ। पहला क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, डायग्राम से देखेंगे। मेंटल उसके बीच का, कोर सबसे इनर मोस्ट। देखो कैसे यहाँ डायग्राम में देखना आराम से। कोर, मेंटल और क्रस्ट पे थोड़ा सा देखो क्या चर्चा है। यहां पे एक मैं ऐसे बना दे रहा हूं, देखो ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। मान लो ये हल्का सा पहाड़ी एरिया है, कोस्टल टाइप का है, और ये तुम्हारा ओशियन है। क्या है ये? ओशियन। ठीक, अब मैं ऐसे बना दे रहा हूं इसको। ये है तुम्हारा कोर, ये है तुम्हारा, एक सेकेंड, कोर हो गया वो। कोर के बाद कोर के दो पार्ट, ये वाला इनर और ये वाला, सॉरी ये इनर हो गया और ये आउटर। ये दोनों किसके पार्ट हैं? कोर के पार्ट। ये तुम्हारा मेंटल होगा। एक स्मॉल चीज, मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है ये वाला, मेंटल के ऊपरी पार्ट में, और ये जो तुम्हारा क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है ये वाला, ये दोनों मिला के बनता है लिथोस्फीयर। क्या बनता है? लिथोस्फीयर। ठीक, और मेंटल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक, ये थोड़ा लेवलिंग देखो, अभी आगे लेवलिंग दी गई। क्रस्ट हमारा आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द प्लैनेट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये समझ लो, बाहरी बनावट। मेंटल क्या है? थिक लेयर है, हॉट मिडिल लेयर, लोकेटेड डायरेक्टली बीनीथ द क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट नीचे, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल है। कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर विच इज एक्सट्रीमली हैवी एंड इंटेंसली हॉट। जो चीजें मान लो, जैसे मान लो जैसे ट्रेन में जाते हो, मान लो बहुत ज्यादा जनरल, आप जनरल वाले में बैठ गए हो और उसमें इतनी पॉपुलेशन है कि कुछ लोग नीचे तक जाते हैं, तो जो नीचे तक जाते हैं उनका देखते हो, अगर मान लो कभी भीड़ खत्म हुई तो नीचे वाला जो आदमी होगा उसका मुंह थोड़ा लाल हो जाता होगा एकदम। क्यों? क्योंकि वो एकदम नीचे है, नीचे है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल रहा है। तो उसी तरह यहाँ तक भी एक्सट्रीमली वो हीट हो गया, इंटेंसली हीट हो, वो ज्यादा लाल हो जाएगा, मुंह एकदम पसीना से एकदम भर जाएगा। तो नीचे एकदम था तो क्या था? एकदम वो एक्सट्रीमली हीट था। तो क्या हुआ? कोर है। बीच वाले जो था नॉर्मल, हाँ ठीक है, थिक पार्ट है और थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर में है, वो क्या? मेंटल। क्रस्ट वाले जो एकदम टेन के ऊपर बैठे हो, या जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें बैठे हो, तो ऊपर स्लाइडिंग टाइप का लगा रहता है उसमें बैठे हो, वो क्रस्ट हो जाए। बीच वाला ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच वाला मोटा होता है
बीच वाली जो लेयर होती है कैसी होती है, वो थिक होती है। बीच वाली लेयर थिक हॉट होती है और क्रस्ट के नीचे होती है। क्रस्ट सबसे आउटर मोस्ट, मेंटल बीच में होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है, थिक होता है, हॉट होता है, मॉडरेट हॉट होता है। और हमारा सबसे थर्ड पार्ट कोर, कोर एक्सट्रीमली हॉट होता है। बस इनर मोस्ट लेयर एक्सट्रीमली हॉट। अब आते हैं लिथोस्फीयर एंड टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। कंपोजिशन देखो लिथोस्फीयर एंड टेक्टोनिक प्लेट्स का। फॉर्म बाय द कॉम्बिनिंग द रिजिड क्रस्ट विद द आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। मेंटल का जो छोटा सा पार्ट होता है ऊपर वाला, मेंटल के एक छोटा सा मेंटल की अपर लेयर प्लस क्रस्ट का कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कैसे फॉर्मेशन होता है? लिथोस्फीयर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेंटल एंड द क्रस्ट, दोनों को कॉम्बिनेशन से बना देते हैं लिथोस्फीयर। ये हमारा जनरली लिथोस्फीयर बन जाता है। और देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया है, लिथोस्फीयर जनरली क्या होता है, दिस सॉलिड आउटर सेल इज नॉट कंटिन्यूअस बट ब्रोकन इनटू द डिस्टिंक्ट टेक्टोनिक प्लेट्स। मैंने पहले बोला था टेक्टोनिक प्लेट्स क्या, जनरली प्लेट्स का डिवीजन आपको लिथोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज जनरल टाइप ऑफ लेयर व्हिच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ अपर लेयर ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट। क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर, मेंटल की अपर लेयर, पूरा मेंटल नहीं बोलना है, मेंटल की अब पूरी लेयर नहीं बोलनी है, मेंटल कितना पार्ट है उसका हल्का सा पार्ट और पूरा क्रस्ट दोनों मिला के लिथोस्फीयर बन जाएगा। मेंटल के हल्का सा, मेंटल ये पूरा है तो मेंटल का हल्का सा पार्ट और पूरा क्रस्ट मिला के लिथोस्फीयर बन जाएगा। लिथोस्फीयर कैसा होता है? लिथोस्फीयर थोड़ा सा हार्ड टाइप का है और ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं है कि ऐसे देखो हमेशा एकदम लंबा लंबा कंटिन्यूअस, मतलब लगातार चीजें नहीं बहती हैं, नदी की तरह लगातार नहीं है, ये बीच बीच में ब्रेक्स हैं इसके। और जो ब्रेक्स हैं वो एक एक, मान लो ये पूरा बड़ा सा प्लेट है, उसका छोटा सा पार्ट जहां पे ब्रेक होगा उसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। पूरे को हम लिथोस्फीयर प्लेट बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्ट को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं। ये जनरली वेरिएशन। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इट इज अ टाइप ऑफ लेयर व्हिच इज जनरली थिक एंड इट इज नॉट कंटीन्यूअस, और इसमें फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ अपर formed by the fusion of upper layer of metal and crust, दोनों के फॉर्मेशन से लिथोस्फीयर बन जाता है। और ये कंटिन्यूअस नहीं होती, डिवाइड होती टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। तीसरी चीज ये थोड़ा सा क्या होती है, सॉलिड लेयर, आउटर लेयर की कैसी होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, एस्थेनोस्फीयर एंड द प्लेट मूवमेंट। प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स लिथोस्फीयर की हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो आपका वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज वो देखने को मिलते हैं। मूव कौन कराता है? एस्थेनोस्फीयर। मेंटल की एक लेयर है 200 किलोमीटर पे मिलती है, वो उसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। वो एस्थेनोस्फीयर इस जस्ट इसके लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे होती है, फिर मेंटल होता है। मेंटल के जस्ट ऊपर, मेंटल की जो अपर लेयर है उसके जस्ट नीचे, जहां से देखो मान लो ये पूरा मेंटल है, ये पूरा मेंटल है, तो मेंटल मान लो 2900 किलोमीटर कुछ करके है, हम उसको देख लेंगे। ये पूरा अगर मेंटल है तो इसका ये अपर लेयर है, इस अपर लेयर का ये छोटा सा पार्ट है, ये पूरा क्रस्ट मिला के बना देगा लिथोस्फीयर। ये पूरा हो गया लिथोस्फीयर। और ये मेंटल का जो हल्का सा और नीचे वाला पार्ट है जो कि 200 किलोमीटर के आसपास होता है, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर और ये बीच वाला लिथोस्फीयर, ये और उसके जस्ट नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जनरेट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और एस्थेनोस्फीयर उसका मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। एस्थेनोस्फीयर ऐसा एक तुम्हारा लेयर है मेंटल के अंदर जो लिथोस्फीयर का, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। लेकिन मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, लेकिन अगर पूछिए कि फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन किसकी वजह से आते हैं, तो हमेशा आंसर आएगा लिथोस्फीयर, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट कम करा रहा है जो एस्थेनोस्फीयर करा रहा है। ये दो वेरिएशन है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। लोकेशन देखो, अ डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल लेयर located directly beneath the solid lithosphere. Lithosphere formed by the fusion of upper layer of the mantle and crust. क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर के फॉर्मेशन को बोलते हैं लिथोस्फीयर, और उसके जस्ट नीचे एक 200 किलोमीटर की लेयर मिलती है 200 किलोमीटर पर, जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जस्ट उसके लिथोस्फीयर के जस्ट बीनीथ, मतलब हल्का सा नीचे है, और वो लिथोस्फीयर की मूवमेंट बनाती है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। इसी की वजह से क्या होता है तुम्हारा अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज है वो सब आपको देखने को मिलते हैं। अब कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कंपोज्ड ऑफ हॉट सेमी मोल्टन मटेरियल। एस्थेनोस्फीयर भी अगर लिथोस्फीयर कंपोजिशन उसी तरह है,
सेमी मोल्टेन, मतलब जो जितना भी मेंटल का पार्ट है ना उसमें जनरली तुमको सेमी मोल्टेन मटेरियल देखने को मिलेंगे। तो तुम्हारा एस्टेनोस्फीयर भी मेंटल का ही पार्ट है, तो उसमें भी तुमको सॉलिड सेमी मोल्टेन मटेरियल देखने को मिलेंगे। सिंपल से फंक्शंस क्या है इसके, देखो, प्रोवाइड अ फ्लूइड लाइक सरफेस दैट अलाउ द ओवरलेइंग टेक्टोनिक प्लेट्स टू स्लाइड्स एंड मूव। सबसे खतरनाक चीज, एस्थेनोस्फीयर अगर पूछा कि एस्थेनोस्फीयर मूवमेंट करा रहा है, लेकिन कैसे करा पा रहा है, एस्थेनोस्फीयर के पास क्या ऐसा है कि लिथोस्फीयर को उसके प्लेट्स को मूव करा दे रहा है। इसके ऊपर इसके मतलब एक पास एक बहुत ही खतरनाक है, मतलब एक सबसे प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रोवाइड अ फ्लूइड लाइक सरफेस। एस्थेनोस्फीयर प्रोवाइड अ फ्लूइड लाइक सरफेस। एस्थेनोस्फीयर प्रोवाइड अ फ्लूइड लाइक सरफेस which help किसको हेल्प कर देगा? which help to the lithosphere tectonic plates for their motion। उसके मोशन के लिए, तो लिथोस्फीयर का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके मोशन के लिए एस्थेनोस्फीयर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस या फ्लूइडिटी सिक्रेशन करता है, या फ्लूइड का एक लेयर बनाता है। एस्थेनोस्फीयर मूवमेंट कराता है लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स के। क्यों कराता है? क्योंकि उसके पास एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड की एक लेयर बना देता है एस्थेनोस्फीयर, जिसकी वजह से लिथोस्फीयर के टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फीयर में जो टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलते हैं उनका मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और सभी चीजें जितनी भी होती हैं वो होती है। ठीक, तो समझ गया एस्थेनोस्फीयर क्या है, प्लेट्स का मूवमेंट क्या है। क्वेश्चन पूछे यार टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर एक बड़ी प्लेट है, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। लिथोस्फीयर के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट अपने से क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास जनरली बोल सकते हो कि फ्लूइडिटी वाला सिस्टम नहीं है, या तो वो मूव नहीं कर पाता है। लेकिन वो कौन मूव करा रहा है? तो तुम्हारा एस्थेनोस्फीयर जो कि जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे है, वो उसके पास एक फ्लूइड सिक्रेशन टाइप का कैरेक्टर है, जिसकी वजह से फ्लूइड जनरेट कर देता है। या तो वैसे बोल सकते हो कि एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन का मेंटल का पार्ट है, उसमें सेमी मोल्टेन मटेरियल है जो थोड़ा सा फ्लूइडिटी कैरेक्टर दे देते हैं, जिसकी वजह से लिथोस्फीयर के टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो जाता है। उसी की वजह से तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, ये सब आ जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कितने प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलते हैं? देखो, डिफिनेशन देख लो टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या है। मैसिव सॉलिड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक ड्रिफ्टिंग स्लोली एट द रेट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। जो तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर मूव करते हैं। एक साल में थोड़े थोड़े सेंटीमीटर रख सकते हैं, मतलब एक साल खत्म हुआ हल्का सा खसक गया, इसी रुका रहेगा, फिर एक साल खत्म हुआ फिर हल्का सा खसक गया, फिर उसी रुका रहेगा, फिर एक साल खत्म हुआ फिर हल्का सा मूव करेगा। ऐसे ऐसे मूव करते हैं। जैसे हम पहले अफ्रीका के पार्ट थे, लेकिन हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हम कुछ हजार साल में कहाँ आ गए, हम आ गए इधर एशिया में। हम अफ्रीका के पार्ट थे, हमारी जो इंडिया कंट्री है वो अफ्रीका का पार्ट थी, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हम अफ्रीका से उठ के आ गए एशिया में। पूरा इंडिया ही उठ के आ गया इधर एशिया में आ गया। और जब दोनों प्लेट्स, तो चाइना या तिब्बत का प्लेट है और इंडियन प्लेट आपस में कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेशन किए, तो माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। हमारे साथ में एक और पार्ट है, वहां पे अफ्रीका में स्ट्रक्चर देखोगे, वहां पे उसका नाम है मेडागास्कर। वो भी आ ही रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा छूट गया, वो भी धीमे धीमे सरक के ही आ रहा है। अगर आ जाएगा तो हमारे वो गुजरात और गोवा जो साइड है वहां जाके से लग जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स प्राइमरी कैरी लैंड मास एंड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट जनरली क्या करेगा? अरे इसका नाम है कॉन्टिनेंट, वो जनरली क्या करेगा? लैंड मास, कॉन्टिनेंट्स, आपके बहुत सारे वेरिएशन ऑफ कंट्री है वो उसके ऊपर देखने को मिलेंगे। ओशियन प्लेट्स, ओशियन के ऊपर ओशियन होगा, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, बहुत सारे ओशियन है। मिक्स्ड प्लेट, मिक्स्ड प्लेट जिसपे कॉन्टिनेंट भी हो, जिसपे ओशियन भी हो। तो कितने कितने प्रकार के आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हो गए? पहला कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सा होता है? जिसके ऊपर जनरली कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, दूसरा तुम्हारा ओशियनिक प्लेट देखने को मिलेगा। तो ओशियनिक प्लेट पे क्या तुमको देखने को मिला? जनरली ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक, थर्ड आपका हो जाएगा मिक्स्ड ओशियन, मिक्स्ड प्लेट्स, मिक्स्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों। ठीक, मेजर ग्लोबल
प्लेट्स के बारे में बात करें तो पैसिफिक है, यूरेशियन है, अफ्रीकन है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एंटार्क्टिक। ये तुम्हारे कुछ मेजर ग्लोबली प्लेट्स हैं जो अभी हम आपको एक डायग्राम से बताएंगे जो आगे दिया गया है। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। व्हाट ड्राइव्स प्लेट मूवमेंट? प्लेट मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? मैंने बताया जो एस्थेनोस्फीयर है उसके पास एक फ्लूइड कैरेक्टर का फ्लूइडिटी चीजें कुछ सीक्रेट होती हैं या उसमें होती हैं जिसकी वजह से प्लेट का मूवमेंट हो जाता है। ठीक, एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? मेंटल का पार्ट है। तो उसके ऊपर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर किससे बनता है? तो मेंटल के अपर लेयर प्लस क्रस्ट को दोनों मिला दोगे तो लिथोस्फीयर बन जाता है। मेंटल का अपर लेयर प्लस क्रस्ट को मिलाने से बनता है लिथोस्फीयर। हीट सोर्स एक्सट्रीम हीट इमेनेटिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम द अर्थ कोर। अर्थ कोर से हमेशा हीट आते रहता है, हीट आते रहता है। कोर का पार्ट इतना हीट है कि वहां कोई चल जाए तो 2 मिनट के अंदर पिघल जाए। ठीक, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है नीचे कि एक्सट्रीमली हीट रहता है हमेशा। कन्वेक्शन करंट क्या है? हॉट मोल्टेन मटेरियल राइज थ्रू द मेंटल व्हाइल कूलर मटेरियल सिंक्स। इसी की वजह से एक बोला जाता है, एक हमारे पास कन्वेंशनल करंट की वजह से भी मूवमेंट होता है। पहला बताया जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट से मूवमेंट एस्थेनोफोर से हो रहा था। तो क्या था इसका नाम? एस्थेनोस्पोर ही होता ना, सॉरी एस्थेनोस्फीयर था। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर से हो रहा था क्योंकि उसका फ्लूइड कैरेक्टर है। दूसरा क्या होता है? कुछ कन्वेंशनल करंट्स है। वो करंट्स कैसे हैं? जैसे मान लो अगर नीचे से गर्मी उठ रही है, नीचे से हॉट एरिया जो कोर से कुछ मटेरियल बाहर आ रहा है तो बाहरी वाली चीजों को उठा देगा, ऐसे उठ जाएगी। अब मान लो बाद में ठंडा हो गया तो कुछ चीजें ऐसे नीचे की तरफ दब जाएंगी। तो एक बार मोल्टन चीजें बाहर आएंगी तो उठ जाएंगी ऊपर, फिर जब सिंक मतलब जब एकदम कूल हो जाएगा तो उसी पे ऐसे आके सिंक हो जाएगा, रुक जाएगा, उठेगी रुकेगी। मतलब एक तरह से कन्वेंशनल करंट कैसे है कि ये चीजों को पुश कर रहा है। जब हीट आ रही है अंदर से तो ऊपर पुश हो रहा है, फिर नीचे जब कोल्ड हो जा रहा है तो नीचे आ जा रहा है। तो पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है, पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है, पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है। इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट माना जाता है, जिसकी वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को बताया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। द इंजन क्या है? दिस इज द कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन जनरेट पावरफुल करंट एट द पुश एंड पुल ओवरलेइंग प्लेट्स। प्लेट्स आपके जब नीचे को बहुत ज्यादा हीट है वो मोल्टन चीजों को बाहर फेंकेगा तो प्लेट ऐसे मूव कर जाएंगी ऊपर की तरफ। जैसे ही प्लेट ठंडी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो पुश हो गया फिर पुल हो गया, पुश हो गया फिर पुल हो। इसी को बोलते हैं तुम्हारा कन्वेंशनल करंट की वजह से मूवमेंट। अब मैं जो बताया तुमको, देखो वेरिएशन ऑफ जो तुम्हारे थे ये वाले, देखो ये तुम्हारा ओशियनिक क्रस्ट है जो कि 5 किलोमीटर के आसपास है और कॉन्टिनेंटल तुम्हारा 30 किलोमीटर। टोटल ऊपर से लेके क्रस्ट से लेके नीचे कितना है पूछ सकता है ये एग्जाम में कितना है, तो 6375 किलोमीटर। लिथोस्फीयर तुम्हारी रेंज कितनी होती है? 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर किससे बनता है? तो ये पूरा देखो यहां तक तुम्हारा मेंटल है, ध्यान से देखना, ये पूरा तुम्हारा यहां तक देखो, ये वाला पार्ट पूरा मेंटल का पार्ट, मेंटल का पार्ट तुम्हारा यहां तक है। ठीक, ये वाला ये पूरा पार्ट यहां तक ये तुम्हारा मेंटल है, ये मेंटल है। और जो मेंटल के जो ये अपर लेयर है, देखो फिर से देखो, ये पूरा पार्ट मेंटल का हाँ यहां से है, यहां से ये पूरा मेंटल है। इसकी जो हल्की सी जो अपर लेयर जा रही है ऊपर से, इसको और इसको क्रस्ट को मिला देते हैं तो लिथोस्फीयर बन जाता है। बस अंदर वाली को बोलते हैं इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। जैसा डेटा याद रखना, डेटा जरूरी है। डेटा एनसीईआरटी वाला पूछ सकता है, मास्टर पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो मेंटल मैंने सही बताया था 2900 किलोमीटर होता है, आउटर कोर 2200, इनर कोर इतना 1250। ये टोटल तुम्हारा 63 होता है, ओशियन तुम्हारा 5 होता है, लिथोस्फीयर 100 होता है और तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना होता है 30 का। अरे मैं बताया लिथोस्फीयर कैसे बनता है? मेंटल के आउटर पार्ट क्रस्ट को मिला दो लिथोस्फीयर, उसके जैसे एस्थेनोस्फीयर 200 किलोमीटर खत्म। तो मैं आगे दिया सर, इसको देख लेना है, बस देख के जाना। अब मैं जो तुमको बता रहा था कि अदर मेजर प्लेट्स होता है, प्लेट्स जो आते हैं जैसे तुम्हारा कॉन्टिनेंटल, मिक्स्ड और ओशियन को छोड़ के कुछ और भी प्लेट्स होते हैं, वो देखो कहाँ है। देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक यहाँ पे भी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, यूरोपियन है, यहाँ पे देखो अफ्रीकन है, ये वाला छोटा सा लोगों तो ये एशियन प्लेट भी हो जाएगा। फिर अलग अलग तुम्हारे प्लेट्स दिए गए हैं।
उनके कंट्रीज के नाम पे है, या कंट्री के नाम पे नहीं, कॉन्टिनेंट्स के नाम पे। आगे चलते हैं, प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्जेंट। अब हम प्लेट्स की बाउंड्रीज के बारे में बात करें। जैसे ये प्लेट आ रही है, बहुत बड़ी सी प्लेट है, इसकी बाउंड्री आती है, जहां पे ये एक प्लेट, मान लो ये बड़ी सी प्लेट थी, इसके दो पार्ट्स, एक ये पार्ट, ये एक पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को बोलेंगे एक सिंगल यूनिट को बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट से भी है, टेक्टोनिक प्लेट से भी है। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, ये वाली भी, ये वाली भी। जहां इसका बाउंड्री जुड़ेगा, ये जो बीच में जो गैपिंग होंगे उसे बोलेंगे बाउंड्री। वो बाउंड्री तीन प्रकार की हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल एक तरीके से तुमको दिखा सकता हूं, छोटा सा एग्जांपल तुम देख सकते हो। अगर मैं बताऊं, मैं पेज फाड़ लेता हूं एक छोटा सा, देखो। मान लो ये दोनों अलग अलग क्या है, तुम्हारे प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये भी है, ये भी है, ठीक। ये अलग है, ये अलग है। ये पूरा अगर ज्वाइंट कर दें तो बड़ी सी एक प्लेट बन जाएगी। अगर इसको हम पूरा ज्वाइंट करते हैं, ऐसे प्लान में फट गया, ये ज्वाइंट करते हैं, बड़ी सी क्या बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी। लेकिन ये एक यूनिट टेक्टोनिक प्लेट्स, ये एक यूनिट टेक्टोनिक प्लेट्स, दोनों जहां ऐसे आके हल्का सा बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं बाउंड्री। ये बाउंड्री अगर आपस में पास आएंगे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ये बाउंड्री आपस दूर जाएंगी तो डाइवर्जेंट है। मान लो इस बाउंड्री पे एक ऐसा होता है कि नीचे आ जाए, अपने से ऐसे आके नीचे गिर गई, तो पूरा लगा खाली हो जाएगा, इसे ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। बस हो, यही अलग अलग पार्ट है। पहला डिफिनेशन से अगर बात करें, एरिया वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिवली मूव टुवर्ड ईच अदर, और वो कन्वर्जेंट हो जाता है। मतलब जब दो बाउंड्री आपस की तरफ ऐसे मूव करती हो, कन्वर्जेंट में मतलब ये वाली दोनों प्लेट्स आपस की तरफ मूव करके ऐसे उठ जाएंगी ऊपर, या तो फिर नीचे घूम जाएंगी। तो या तो ऊपर जाएंगी तो माउंटेन, नीचे आएंगी तो वो भी माउंटेन का नीचे की तरफ, मतलब समझ सकते हो, या ट्रेन फॉर्मेशन कर देगा, वो अलग है। ऊपर जाएगी तो माउंटेन, नीचे जाएगी तो फिर वो भी एक तरीके से माउंटेन ही बोल सकते हो, लेकिन उल्टा माउंटेन बोल देना उसको, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, ट्रांसफॉर्म मतलब कोई एक लाइन फॉर्म नीचे, एक पेड़ नीचे दब जाएगा। अभी दिखाएगा स्ट्रक्चर इसका, देखो। कॉन्टिनेंटल कोलिजन क्या है, बकल्स द क्रस्ट तो फॉर्म अ मैसिव फोल्ड माउंटेन। देखो हिमालयाज, जो बड़े बड़े तुम्हारे पर्वत हैं, वो किसकी वजह से हुए हैं, किस प्लेट बाउंड्रीज की वजह से हुए हैं, कन्वर्जेंट की वजह से हुई, कन्वर्जेंट की वजह से। डाइवर्जेंट की वजह से दूसरा फॉर्मेशन होता है, वैली बन सकती है, रिजेस बन सकते हैं, और तीसरा पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो दूसरा ओशनिक कलूजन, सॉरी कलूजन नहीं, कोलिजन। द हेवियर ओशियनिक प्लेट सिंक beneath the landmass, triggering volcanoes and intense earthquakes। क्या है भाई सब, देखो ओशनिक कोलिजन्स, ओशनिक प्लेट के कोलिजन होते हैं, एक दूसरे में ऐसे लड़ने लगते हैं, ऐसे 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 आपस में लड़ जाते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, जनरली बीच में या तो डाइवर्जेंट फॉर्मेशन हो जाएगा, या दोनों अलग हो जाएंगे, अलग अलग प्लेट बन जाएंगे, तो ये ओशनिक वाले हो जाएंगे, ठीक। दूसरा मैंने पहले क्या बताया, कन्वर्जेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बताओ प्लेट बाउंड्री कौन कौन सी होती है, तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ये मेन तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ एग्जांपल्स पूछे, कन्वर्जेंट का एग्जांपल बताओ, सिंपल एक हिमालय हो जाएगा। अब डाइवर्जेंट में सुनो, डाइवर्जेंट में क्या होता है, प्लेट्स पुल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर अलाउइंग राइजिंग मैग्मा टू फॉर्म अ न्यू क्रस्ट, जिसे इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिजेस। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, और एक दूसरे से दूर जाए, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस, कंफ्यूज जाओ। अगर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है और नीचे से कुछ आके नया क्रस्ट फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो डाइवर्जेंट। ट्रांसफॉर्म, दोनों मूव करेंगी या कोई एक गायब हो जाएगा, लेकिन नए क्रस्ट का फॉर्मेशन और नए क्रस्ट का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना ही बनेगा, नहीं या टूट सकता है लेकिन नया बनेगा नहीं, वो ट्रांसफॉर्म वाले में जाएगा। डाइवर्जेंट में दोनों एक दूसरे से पीछे की तरफ मूव करेंगे, दोनों आपस से दूर जाएंगे और नए कुछ नया नीचे से कुछ मटेरियल निकलेगा और नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल रिजेस होते हैं। देखो ये देख रहे हो, इसको रिजेस नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, इसे रिजेस नहीं बोलते। रिजेस तुम्हारा ये है। देखो कोई आदमी घूमने गया समुद्र में, ओशियन में घूमने गया, वो तुम्हारा
उसका एक्सपेरिमेंट उसका में कुछ करने गया, देखने गया, तो ये क्या तुम्हारे देखो दो पार्ट अलग अलग है, दोनों पार्ट दूर हो गए, बीच में क्रस्ट का फॉर्मेशन, ये रिजेस है। ये देखो दो अलग अलग पार्ट, बीच में रास्ता बन गया, बीच में क्रस्ट बनना चाहिए तभी वो रिजेस कहलाएगा। बीच में क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिजेस नहीं बनेगी। जब दो डाइवर्जेंट के केस में जब दो दूर जाए और बीच में क्रस्ट का फॉर्मेशन हो तो डाइवर्जेंट, दो दूर जा रहे हैं या हट रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, अगर बीच में क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ट्रांसफॉर्म का ही एग्जांपल है। ट्रांसफॉर्म को भी देख लो, ट्रांसफॉर्म क्या हुआ देखो, प्लेट ग्राइंड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, नहीं डिस्ट्रॉय करेगा नहीं मिक्स करेगा, वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं बनना चाहिए बस। एग्जांपल सैन एंड्रीज फॉल्ट, देखो ये फॉल्ट है, ये रिजेस नहीं है, ये रिजेस नहीं बोला जाएगा इसको, इसे हम फॉल्ट बोलेंगे। ये क्या है तुम्हारा फॉल्ट, ये यूनाइटेड स्टेट्स कहीं कैलिफोर्निया के अंदर था, यूनाइटेड स्टेट। ये देखो फॉल्ट है, बीच में कहीं तुमको दिख रहा है मैप में, तुम घूम सकते हो, घूमोगे मान लो फिर सट गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारा एक फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। रिजेस ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा फॉल्ट है, रिजेस नहीं है। रिजेस में क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी, दोनों अलग होंगे, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन। समझ गए। द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, लैंडस्केप, जियोलॉजिकल फीचर एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस। लैंडस्केप में प्ले द प्राइमरी रोल इन स्कल्पटिंग एंड रीशेपिंग द अर्थ सरफेस ओवर टाइम। लैंडस्केप में क्या होता है, कहीं कहीं ऐसे ग्लोबल इंपैक्ट जैसे तो क्या उसका टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या होता है लैंडस्केप में ना, कहीं देखोगे तो ऐसे पतली रास्ता जाएगी और पूरा इधर पूरा खाली रहेगा, एक पतली सी रास्ता जा रही है, इधर पूरा एकदम खत्म, मतलब खाली पूरा खाई की तरह, तो लैंडस्केप फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं लैंडस्केप को फॉर्मेशन करना। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव किया, बीच में पता चला कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्म वाला हो गया, बीच से एक साइड रास्ता जा रहा है, एक साइड पूरा गायब, पूरा खंती हो गया, पूरा खाली, पूरा एकदम खाई दिखा तुमको नीचे तक, तो क्या है ट्रांसफॉर्म हो जाए, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म। तो यही है इसका तुम्हारा ग्लोबल इंपैक्ट यही हो रहा है, लैंडस्केप फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फीचर देखो मैसिव माउंटेन, बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाएगा, डीप वैली और स्प्राउलिंग ओशियन बेसिन्स, अलग अलग बेसिन्स बन जाएंगे जगह जगह ओशियंस के अंदर, ट्रेंच बन जाए, खाई बन जाए, बे ऑफ बंगाल का देख सकते हो खाड़ी है वो, ठीक है। मैसिव माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, ये सब का फॉर्मेशन आता है, ये ग्लोबल इंपैक्ट है इसका। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइड कंटिनेंट ओशियन पोजीशन वेयर और थोड़ी। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ओशियंस हैं, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से हुआ, तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुआ। जैसे हमारा नहीं हुआ, इंडिया उठ के आ गई मेडगा यहाँ से अफ्रीका से एशिया के अंदर, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, सब कुछ तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, चाहे तुम्हारा ओशियन, चाहे प्लेट, चाहे कॉन्टिनेंट, सबका जहां जहां सब कुछ दिख रहा है तुम्हारे किसकी वजह से दिख रहा है, तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल इंपैक्ट लैंडस्केप बना सकता है, वैली, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, सब कुछ फॉर्मेशन, इसका ग्लोबल इंपैक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, एक्टिवली हॉटस्पॉट द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ऐसा एक एरिया होता है जहां पे तुमको ज्यादा अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, जितने भी नेचुरल कैलामिटीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। कहां मिलेंगी, जहां ज्यादा तुमको कहां देखने को मिलेगा, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आते हैं, यहाँ पे बाउंड्री फॉर्मेशन करते हैं, तो यहीं पे या तो लड़ जाएंगे तो फिर हिमालय बन जाए तो अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनिक इरप्शन यहीं आएंगे। ज्यादा तुमको चीजें कहां देखने को मिलेंगी, जहां पे कैलामिटीज, ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज कहां पे आएंगी, यही बाउंड्री के पास। इसी बाउंड्री को हम नया नाम दे देते हैं क्या, राइज ऑफ फायर, या राइज नहीं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पूछा जाएगा व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर क्या होता है, रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया होता है, प्लेस होता है जहां पे क्या होता है तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक, ये सब चीजें ज्यादा आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे जनरली प्लेट्स की बाउंड्री बन रही है और प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे तुरंत तुम्हारा अर्थक्वेक भी आ सकता है। माउंटेन बन गया तो तुम्हारा अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये तुम्हारा इस वाले प्लेस को, इसी प्राइमरी बाउंड्री को, जहां ऐसी प्राइमरी बाउंड्री मतलब अलग अलग प्लेट्स में अलग अलग जगह पे बहुत सारी जगह तुमको देखने को मिलेंगी प्राइमरी बाउंड्री जैसी, और जिस प्राइमरी बाउंड्री पे ज्यादा चीजें ये सब आएंगी नेचुरल कैलामिटीज, उसी को हम राइजिंग ऑफ फायर बोलेंगे, सॉरी रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर उसी वाले प्राइमरी बाउंड्रीज या बाउंड्रीज को बोलेंगे जहां पे ये तुम्हारे नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा आते हों। ऐसा नहीं किसी भी को हम नहीं बोल देंगे कि ये मान लो कोई प्लेट है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसी बाउंड्री के बीच में कुछ नहीं हो रहा है,
कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आ रही तो उसे रिंग ऑफ फायर बोल देंगे, नहीं उसको रिंग ऑफ फायर नहीं बोलेंगे। जिस बाउंड्री पे कहीं भी तुमको मिला, जिस बाउंड्री पे ज्यादा तुम्हारे नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे उसी को हम रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। बाउंड्री एक्टिविटी, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल अर्थक्वेक एंड एक्टिव वोल्केनो occurred strictly along the plate boundary, प्लेट बाउंड्रीज पे ही तुम्हारा जल्दी तुम्हारा ये सब वोल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक देखने को मिलता है प्लेट बाउंड्रीज पर, इसलिए हम जनरली प्लेट बाउंड्रीज को ही हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है? एक हाई एक्टिवली जोन है जो कि रैप है अराउंड द एज ऑफ पैसिफिक ओशियन बेसिन। जनरली जो पैसिफिक ओशियन बेसिन, जो पैसिफिक ओशियन है जहां पे तुम्हारा उसके बाद कॉन्टिनेंट जुड़ता है तो वहां पे जनरली सब ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो हम जनरली हाई रेंज एरिया बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जहां पे ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जियोलॉजिकल कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के रीजन है वर्ल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट ठीक। 14 पार्ट, कंक्लूजन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। डायनामिक प्लैनेट्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स सर्व एज अ डेफिनिट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर एवर चेंजिंग अर्थ। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है तुम्हारा, हमारी जो पृथ्वी धीमे धीमे बदलती जा रही है, इसमें वेरिएशंस हो रहे हैं, ये सब का इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। ओरिजिन रिवील्ड कैसे हुआ? द थ्योरी फुली एक्सप्लेन हाउ नेचुरल लैंडफॉर्म्स, हाँ इससे यही पता चलता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट की वजह से तुम्हारे लैंडफॉर्म बने। हिमालय कैसे बन गया, कैसे तुम्हारा इंडिया अफ्रीका से एशिया चला आया, कैसे आ गए हो, तो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं। तीसरा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्रिटिकल ऑफ मैपिंग आउट रीजन हाईली प्रोन डिस्टर्ब। हाँ, रिस्क वाला वही हो गया ना, राइज रिंग ऑफ फायर वाला एरिया को बोला जा रहा है, जहाँ पे तुम्हारे प्राइमरी बाउंड्री पे जहाँ इससे ज्यादा चीजें देखो देखने को मिल रही है उसे क्या बोलते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे तुम? तो एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव सेफ्टी स्ट्रेटजी एंड मैनेजिंग रिस्क फॉर जियोलॉजिकल हैजार्ड। हम क्या करेंगे जनरली, जितने भी ये सब आपके जितने भी क्या हो रहे हैं जियोलॉजिकल हैजार्ड्स आ रहे हैं उनको हम मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग मेजर उठाएंगे। जैसे हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन कम करें या वहाँ को उठा के पॉपुलेशन कहीं और भेज दें, ताकि मान लीजिए कभी कभी वहाँ पे आपका क्या वोल्केनिक इरप्शन ऐसा कुछ हो जाए तो उससे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डाइवर्स आउटकम्स ग्रेजुअली प्रोड्यूस यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स, केव्स, रिवर, डेल्टा, जो भी ये सबसे बन रहा है सब तुम्हारा एक ही चीज से बन रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट और ग्लेशियर्स के वो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। कंक्लूजन एंड रियल वर्ल्ड इस पर देख लेते हैं क्या है। डायनामिक प्लैनेट हमारा की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, हमारा जो डेफिनेट फ्रेमवर्क डिफाइन होता है वो भी उसी की मूवमेंट की वजह से होता है। ओरिजिन कैसे रिवील्ड होती है? ओरिजिन इसलिए रिवील्ड होती है कि पहले के ज़माने में क्या था, पहले समय में यही हुआ था कि हमारा जो इंडिया था वो इंडिया अफ्रीका का पार्ट था, वो अफ्रीका से चलते चलते घसते आ गया तुम्हारा एशिया में। तो ये थोड़ा सा एक ओरिजिन रिवील्ड की तरह एक प्रोसेस को दिखाता है। और रिस्क आइडेंटिफिकेशन वहाँ से देखते हैं कि रिस्क उसको ले सकते हो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन वो प्लेस होता है उसे हम रिंग ऑफ फायर ही बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर वो प्लेस है जहाँ पे दो बाउंड्रीज प्लेट्स की मिलती है, उस बाउंड्री पर अगर ज़्यादा अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन आ रहे हैं, जनरली यहाँ पे कंपैरिजन पैसिफिक ओशन से किया गया आ रहे हैं, तो उसे हमको बोलते हैं उससे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ऐसा प्लेस है जहाँ पे वो बाउंड्री वाला इलाका है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जहाँ पे तुम्हारे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा आते हैं। ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा इंपॉर्टेंट करना ही। ठीक, ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन था कि हमने क्या क्या देखा इसमें। लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, 200 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हमारा था उस अपर लेयर ऑफ मेंटल के और क्रस्ट के दोनों को मिला देंगे तो लिथोस्फीयर बन जाएगा। और उसके बाद जो हमारा आया था कि होल पूरा जो क्रस्ट से लेके कोर तक वो 6375 किलोमीटर था। और हमारा जो मेंटल है, मेंटल हमारा 2900 है, फिर इंद्र कोर 2200, ऐसे करके एग्जाम्पल दिया गया, तो आप डायग्राम से डायरेक्ट याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो अगला पार्ट जो रहेगा, अगला पार्ट यहाँ पर एंड करते हैं। अगला पार्ट में हम वेदरिंग, ग्लेशियर्स, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक, इन सब के बारे में देखेंगे। मेंडर और डेल्टा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेंडर उस ऐसे मूवमेंट जो होता है ना वाटर का, रिवर हमारे जैसे नाचते ऐसे ना, सांप की तरह से नाचते नाचते ऐसे घूमती रहती है, उसका सांप की तरह इस पे शेप बन जाता है, ऐसे 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 ऐसे, उसे क्या उसी शेप को बोलते हैं मेंडर। जब रिवर ऊपर से झरने से गिरती है नीचे तो यह शेप ऐसे 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 घूमने लगती है, ऐसे पूरा सांप की तरह ऐसे घूमने लगे ऐसे पूरा ऊपर से जब देखोगे ना
सैटेलाइट की तो रिवर ऐसे ऐसे मूव करती है, उसी ऐसे मूवमेंट ऑफ वाटर या रिवर या ओशियन को ही बोलते हैं मींडर। और उसमें से कोई छोटा सा पार्ट मान लो घूमते समय छोटा सा पार्ट कट के इधर बाहर आ गया साइड में, ऐसे एक पार्ट एक गोले में से आके गड्ढे में से कुछ वाटर स्टोर हो गया, और उधर तुम्हारी नदी बह रही साइड में, इधर बह रही है, ये छोटा सा पार्ट यहाँ, उससे बोलते हैं ऑक्सबो लैंड या ऑक्सबो पॉइंट बोल सकते हो। बस छोटा सा पार्ट रहेगा कल वाले में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कल आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इंसैट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, 4-5 क्वेश्चन उसके और भी हो जाएगा उससे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल फर्स्ट पार्ट खत्म भी कर देंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।